हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जदेव क्लास है। कल हम लेकर आए थे आप लोग को सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे, जो पिछला साल पूछा गया था उसका क्वेश्चन लेकर आए थे। काफ़ी अच्छा डिस्कशन कराए थे। अगर आप लोग वो वीडियो पूरा देखे होंगे अच्छा तरह से तो उसी से आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। आज लेकर आए आप लोग को साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव, जो पिछला साल पूछा गया है उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखें, काफ़ी अच्छा समझाएंगे। जो जो बोलेंगे वो पॉइंट नोट भी करना है, एक बार देख लें, दूसरा बार देखते समय नोट कर लेना है पॉइंट को। उससे पहले बता देना चाहते हो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नया इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और दो ठो मेरा और चैनल है, एक कॉमेडी वाला मेरा चैनल है, इसका नाम है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला है। और एक ठो मेरा क्या है, GK GS मस्ती, जो जनरल कंपटीशन का है, GK GS मस्ती। तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जनरल कंपटीशन का है, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। बोल रहा है क्या, बोल रहा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, कौन प्राकृतिक सूचक है बताना है। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे मनुष्य बनाता नहीं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो हल्दी क्या है, हल्दी हम लोग बनाते थोड़ा, ऐसा हम उपजाते हैं तो प्राकृतिक सूचक हो गया। तो हल्दी हो गया प्राकृतिक सूचक। लाल गोभी का पत्ता यूज करते हैं तो लाल गोभी पत्ता हो गया प्राकृतिक सूचक। चुकंदर हो गया प्राकृतिक सूचक। प्याज हो गया प्राकृतिक सूचक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हल्दी। ये सब क्या रसायन है जिसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब प्राकृतिक सूचक ना है बल्कि मानवकृत सूचक है। तो ये नंबर सही हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नहीं, अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। ट्रिक याद रखना है, क्या ट्रिक बता देता है तुम लोगों को, कन्फ्यूजन होता है कि अम्ल नीला को लाल करता है कि क्षार नीला को लाल करता है, कन्फ्यूजन होता है। तो ट्रिक याद रखना, ओ नीला यानी ओ से अम्ल, नी से नीला को ला से लाल करता है। ओ से अम्ल, नी से नीला को ला से लाल करता है, यानी अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। तो क्षार क्या करेगा, क्षार जो है लाल को नीला करेगा। सिंपल ट्रिक है, याद रखना, कन्फ्यूजन दूर, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। और अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है, और क्षार का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो हम जानते हैं OH को बोलते हैं अल्कोहल, क्या बोलते हैं अल्कोहल, तो इसका हो जाएगा अल्कोहल। एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO, क्या बोलते हैं CHO। कीटोन को बोलते हैं CO, क्या बोलते हैं CO। अम्ल, तो अम्ल में होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको बोलते हैं COOH, याद रखना, ठीक है। और अल्कोहल में जो सबसे मेन अल्कोहल है वो है इथाइल अल्कोहल, जिसको हम पेय पदार्थ भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो हम जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड को जब भी जल से अभिक्रिया कराएंगे, CaC2 को जब भी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है मेथेन। तो कौन सा गैस बनता है यहाँ ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बनता है एथाइन, क्या बनता है एथाइन। एथाइन क्या है, तो एथाइन ये फल पकाने वाला गैस, जो कृत्रिम रूप से जो हम फल पकाते हैं उसमें से एथाइन गैस का यूज करते हैं। एथाइन का साधारण नाम होता है एसिटिलीन, इसको क्यों बोलते हैं, तो एसिटिलीन हम इसी को बोलते हैं, एथाइन को ही बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं। और एथाइन यानी एसिटिलीन को करते हैं वो जो होता है ना गैस होल्डिंग, उसमें यूज करते हैं किसका, एथाइन यानी एसिटिलीन का। और एथाइन का सूत्र क्या होता है, इसका होता है C2H2 एथाइन यानी एसिटिलीन का सूत्र होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के अणु का सूत्र होता है O3। तो कितना परमाणु हो गया, 3 परमाणु हो गया, तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और ओजोन परत जो पाया जाता है समताप मंडल में, और ये हमें क्या करता है, ये हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है। क्योंकि पराबैंगनी किरण अगर हम लोग को त्वचा पर पड़ेगा तो हम लोग को त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। उससे रक्षा करता है ओजोन, ठीक है। ओजोन को नुकसान कौन पहुँचाता है, CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो ओजोन को नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन है। तो हम जानते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु बोलेगा तो धातु हो जाएगा पारा, क्या हो जाएगा, पारा। तो इसका आंसर हो गया पारा। लेकिन यही बोलता है कि अधातु क्या है, तो बोलते हैं ब्रोमीन, क्या बोलते हैं, ब्रोमीन बोलते हैं। पारा संकेत क्या होता है, तो Hg होता है, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं, याद रखना। और किसी भी धातु को पारा साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाता है, तो वो बनाता है अम्लगम, क्या बनाता है, अम्लगम, ठीक है ना, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। सरलतम यानी सबसे सरल, सबसे आसान। तो हम जानते हैं कि एक कार्बन वाला सबसे आसान होता है, फिर 2 वाला होता है थोड़ा इससे जटिल, 3 वाला इससे भी जटिल, तो 1 वाला कौन है, तो यहाँ पर है मीथेन, 1 वाला है। तो हो जाएगा मीथेन जो सबसे सरलतम कार्बन है। क्या है सबसे सरलतम कार्बन, मीथेन का सूत्र होता है CH4, जो गोबर गैस से निकलता है मीथेन गैस, ठीक है ना। और जब मीथेन गैस को कंप्रेस्ड करते हैं तो बनता है CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बनता है, ठीक है ना।
और यहाँ पर क्या है, एथेन है। तो चलो इसे बताओ। ब्यूटेन कहाँ पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है गैस सिलेंडर यानी एलपीजी जो होता है उसमें जो मुख्य घटक होता है, जो मेन होता है गैस, वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? देखो क्षारीय यहाँ बोला, तो हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बता देते हैं। तो देखो ओ से अधातु, ओ से अम्ल, ओ से अधातु, ओ से अम्ल। तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो धातु ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ये क्या है? सल्फर है अधातु, तो अधातु ऑक्साइड ये हो गया मेरा क्या? अम्लीय। नाइट्रोजन भी अधातु है तो इसका ऑक्साइड अम्लीय होगा। यहाँ पर फास्फोरस भी अधातु है तो इसका ऑक्साइड अम्लीय होगा। लेकिन सोडियम मेरा धातु है इसलिए इसका ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। डी नंबर मेरा सही हो गया, ठीक है ना। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और आयनिक बिल्ली का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बताना बेकिंग पाउडर जो है ये किसका मिश्रण है? तो हम जानते हैं कि, यहाँ ध्यान दो, तो हम जानते हैं कि जब खाने वाला सोडा यानी NaHCO3 यानी खाने वाला सोडा में जब टाल्टेरिक अम्ल मिला देते हैं तो बनता है बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। तो याद रखना बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं? तो खाने वाला सोडा का यूज करते हैं हम अग्निशामक यंत्र में, और पकवान उपमान खस्ता व्यंजन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, और इनो लवन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो खाने वाला सोडा में बीच में आएगा हाइड्रोजन, और धोने वाला सोडा में बीच में हाइड्रोजन नहीं आएगा, उसमें आएगा Na2CO3। ये हो गया धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा में जल का 10 अणु होता है, याद रखना। जल का कितना अणु होता है धोने वाला सोडा में? तो जल का 10 अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट के मेरा कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताना श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन है? तो हम जानते हैं डायरिया ये तो जल के कारण होता है, दूषित जल के कारण होता है। निमोनिया होता है फेफड़ा में होता है। मधुमेह जो होता है ये होता है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, ठीक है ना। और ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम नामक यानी एक मच्छर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एनाफिलीज मच्छर। उसमें पाया जाता है प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु पाया जाता है, उससे काटने से होता है। लेकिन निमोनिया ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। हम जानते हैं श्वसन किससे लेते हैं? फेफड़ा श्वास लेते हैं, और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसलिए इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नंबर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एंड्रोजन। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है यह है नर हार्मोन। क्या है? एंड्रोजन जो है यह है नर हार्मोन। और नर हार्मोन एक और है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। याद रखने काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये नर हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नर हार्मोन है, और जो शुक्राणु निकलता है वो नर से निकलता है, ठीक है। और यही पूछेगा कि एस्ट्रोजन पूछेगा। क्या पूछेगा? एस्ट्रोजन करके पूछेगा। एंड्रोजन नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है यह क्या है? मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। और मादा में और कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मादा और हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दूध के मात्रा को बढ़ाता है। आगे रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है ना। रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर बात बोल रहा है, तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। और एड्रिनल ग्रंथि को वही बोलते हैं क्या? आपातकालीन हार्मोन, यानी आपातकाल के समय निकलता है। आपातकाल के समय निकल के ये हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। जैसे लड़ना उड़ना रहेगा तो ये हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाता है तो उससे कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, ठीक है ना, याद रखना। और वृषणि जो होता है पुरुष में पाया जाता है, जिससे निकलता है शुक्राणु, ठीक है। और थाइमस जो होता है हम लोग को चेस्ट में पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि की कमी के कारण ही हम लोग को जो है बूढ़ा हो जाता है मनुष्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखते हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी में तो समझ रहा है, एक होता है नर, एक होता है मादा, ठीक है ना। तो वैसा कौन सा पौधा है जिसमें एक लिंग होता है? यानी होगा नर वाला भाग या सिर्फ मादा वाला भाग, ठीक है ना। यानी नर वाला भाग को पौधा में बोलते हैं पुंकेसर, और मादा वाला भाग को बोलते हैं स्त्री केसर। तो बोल रहा है एक लिंगी पादप कौन है? तो हम जानते हैं कि पपीता। पपीता देखते हैं आप लोग कि कभी पपीता में बहुत सारा फूल हो जाएगा, लेकिन पपीता होबे नहीं करेगा। पपीता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पपीता एक लिंगी होता है। क्या होता है? पपीता के जो फूल होता है उसमें एक लिंग होता है, ठीक है ना। तो दूसरा जो फूल है अगर उसमें से अगर मान लो कि इसमें नर है, अगर इसमें मादा हुआ तब क्या होगा? तब ये अलग फूल है और ये अलग फूल है। एक फूल में नल है, एक फूल में मादा है। तो देखो ये फूल में क्या है? नल है तो एक लिंगी हो गया। ये फूल में अलग है तो इसमें क्या है? मादा है तो ये भी एक लिंगी हो गया। और एक ही फूल में अगर दोनों रहेगा, नर और मादा दोनों एक ही फूल में रहेगा, तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? या द्विलिंगी बोलते हैं। लेकिन पपीता मेरा क्या होता है? एक लिंगी। अगर पपीता मान लो कहीं कहीं पपीता में क्या हुआ? खाली एक लिंग यानी खाली मादे वाला भाग हो गया, नर वाला भाग दूसरा फूल में होवे नहीं किया, ठीक है ना। तो फूल जिस पपीता में देखेगा तुम लोग पपीता होवे नहीं करेगा, उसको बोलते हैं कि गाछ जो है पपीता फुरल गया बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या मेरा? इसलिए पपीता क्या होता है? कहीं कहीं फुलल जाता है। क्यों फुलल जाता है? क्योंकि एक लिंगी होता है। अगर एक लिंग हो गया, दूसरा लिंग वाला फूल ना हो पाया तो क्या फुलल जाएगा, यानी पपीता हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया पपीता। उड़हुल है, सरसों है, मटर है, सब द्विलिंगी होता है, यानी एक ही फूल में
मादा और नर दोनों भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, निम्नलिखित कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताना है। तो हम जानते हैं कि मादा जनन तंत्र अंडाशय किसमें पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है। गर्भाशय किसमें पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है, ठीक है ना। और मेरा हो गया क्या, डिम्ब वाहिनी किसमें पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है। फ्लोपियन ट्यूब किसमें पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गिरवा नालिका बोलते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब किसमें पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है। तो अंडाशय मादा में, गर्भाशय मादा में, डिम्ब वाहिनी मादा में, फ्लोपियन ट्यूब मादा में। लेकिन शुक्रवाहिका जो है, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, वृषण, शुक्राणु, ठीक है ना, ये सब जो पाया जाता है, सब पाया जाता है किसमें, तो पुरुष में पाया जाता है, नर में। यानी इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, चलो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विविखंडन होता है। तो हम जानते हैं कि द्विविखंडन किसमें होता है, तो पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लेशमेनिया में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। यानी ये अपना जो है जनन करता है ओलैंगिक विधि द्वारा। ओलैंगिक विधि में कौन विधि द्वारा, तो द्विविखंडन विधि द्वारा करता है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ अमीबा बारे में पूछेगा तो बोलना है द्विविखंडन विधि द्वारा। पूछेगा बताओ यूग्लिना सॉरी हाइड्रा किसके द्वारा जनन करता है, तो हो जाएगा हाइड्रा जो करता है वो करता है मुकुलन के द्वारा, और ईस्ट भी करता है मुकुलन के द्वारा। तो हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन के द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो बता चुके हैं हम तुम लोग को टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो है ये नर हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन जो निकलता है वृषण से, वृषण से। और क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वृषण से। और लेकिन पूछेगा एस्ट्रोजन किसका है, एंड्रोजन नर और एस्ट्रोजन पूछेगा तो बोलना है मादा, ठीक है ना। और वृक्क जो है ये क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है। और अंडाशय, गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब ये सब मादा शरीर भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg, यानी 1400 ग्राम लगभग होता है मानव मस्तिष्क का औसत भार। और मानव शरीर का मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। और सेरिब्रम को ही बोलते हैं बुद्धि, चतुराई, ठीक है ना, बुद्धि का केंद्र, चतुराई का केंद्र, मेमोरी पावर, सब सेरिब्रम में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे या प्रोटॉन पर आवेश पूछे, दोनों पर आवेश बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन में बोलना है यहाँ माइनस लगा के बोलना है, और प्रोटॉन में प्लस लगा के बोलना है। कहाँ पर, तो यहाँ पर, यहाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1 पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। लेकिन माइनस लगा कर, प्रोटॉन में भी इतना होगा, वहाँ प्लस बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। और आवेश किसका सही मात्रक है, तो आवेश कूलोम का सही मात्रक है। और नहीं सॉरी, आवेश का सही मात्रक क्या है, तो आवेश का सही मात्रक कूलोम है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौना में जो सेल होता है वो होता है सूखा सेल। जो हम लोग का बैटरी यूज़ करते हैं सूखा सेल है, गीला थोड़े है। जो छोटा छोटा बैटरी जो होता है घड़ी वाला, ठीक है ना, वो सूखा सेल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा अगला है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। देखो यहाँ क्षमता बोल रहा है, तो कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो बोलना है ऊर्जा। लेकिन यही बोलेगा दर किसे कहते हैं, कार्य करने के दर किसे कहते हैं, तो शक्ति हो जाएगा। तो दर बोलेगा तो शक्ति, और क्षमता बोलेगा तो ऊर्जा। और बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जहाँ पर क्या हो, परमाणु का आदान प्रदान हो, ठीक है। देख लेते हैं जैसे यहाँ पर परमाणु का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, थोड़ा इसको हम इधर कर रहे हैं कि आप लोग को पूरा दिखाई दे। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो Fe के द्वारा Cu का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। Fe के यहाँ पर CuSO4 है, लेकिन Fe आया Cu के मार के भगा दिया, तो यहाँ हो गया FeSO4 और Cu भाग गया। तो यहाँ भी विस्थापन हो रहा है। और कहीं विस्थापन हो रहा है क्या, तो और कहीं विस्थापन ना हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर टूट रहा है। तो टूट रहा है, एक बड़ा पदार्थ दो छोटा पदार्थ में टूट रहा है, तो इसको बोलेंगे वियोजन या विघटन अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। और यहाँ पर क्या आ रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बड़ा यौगिक बना रहा है, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे। और यहाँ पर अम्ल, ये HCl अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, भस्म हो गया, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो इसको बोलेंगे, यहाँ लवण और जल बना रहा है तो इसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसका C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नंबर है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है पीला। तुम लोग देखोगे आईना के पीछे पीला ऐसा परत रहता है, ठीक है ना, वो किसका होता है, सिल्वर क्लोराइड का होता है, ठीक है ना। तो ये पीला हो जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट का होता है वो, लेकिन पीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण पहचानने का सिंपल नियम है कि लवण कब बनता है, तो अम्ल और भस्म रिएक्शन करता है तो लवण बनता है। तो देखो यहाँ OH है, तो जिसमें OH रहता है वो होता है भस्म यानी क्षार। जैसे NOH, CaOH का होल 2, LiOH,
KOH, तो जिसमें OH रहेगा वो होता है भस्म यानी क्षार, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया भस्म यानी क्षार, ये भस्म यानी क्षार। और जिसके आगे में H रहेगा वो होता है अम्ल, जैसे HCl, जैसे H2SO4, जैसे HNO3, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा है अम्ल, ठीक है ना। तो लवण क्या है, तो लवण मेरा नमक होता है, लवण, नमक क्या होता है, लवण होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा क्या है, लवण है, क्या है, ये लवण है NaCl, ठीक है। तो ये मेरा नमक है, नमक क्या है, लवण है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि तुतिया नीला थोता का अनुसूत्र क्या होता है। तो तुतिया को ही बोलते हैं नीला थोता, हम क्या बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है क्या, CuSO4 × 5H2O। तो याद रखना, नीला थोता यानी तुतिया का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O, या नीला थोता इसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं नीला कशिश। तो ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है, ये है बोरेक्स का सूत्र, किसका है, बोरेक्स का सूत्र है ये, ठीक है ना। और ये जो है, ये है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो बेहोशी करने वाला दवा होता है। तुम लोग फ्री में देखता होगा, रुमाल पर लगाता होगा कुछ पड़ा, उसको सुंघा देता होगा, बेहोश हो जाता होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, ठीक है। यानी ये OH लगल लास्ट में, यानी ये क्या है, तो ये मेरा भस्म यानी क्षार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है। गंधक कोई बोलते हैं सल्फर, सल्फर का मतलब होता है 16, 14 जो होता है सिलिकन का, सिलिकन क्या धातु है, 15 होता है फास्फोरस का, फास्फोरस क्या है तो धातु है, 17 होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या है तो धातु है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक घोल नीले पथ को लाल कर देता है। तो अभी त्रिक बताए थे, नीला को लाल कर रहा है, यानी ओ नीला। तो नीला को लाल करने वाला वो से अम्ल, नी से नीला, लाल से लाल करता है, तो नीला को लाल कर रहा है यानी अम्ल है। और हम जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम कौन है, तो 7 से कम खाली 2 है। तो ये हो गया मेरा क्या, तो जो बिलियन होगा वो क्या होगा, तो उसका pH मान 2 होगा, क्योंकि 7 से कम वही है। लेकिन 7 किसका होता है, उदासीन का है। ये 9 और 10 यहाँ 7 से अधिक है, तो ये हो जाएगा क्षारीय बिलियन, यानी भस्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है वो होता है C6H6, याद रखना C6H6। तो ये हो गया सी नंबर सही हो गया है। अब बेंजीन का जो संरचना सूत्र होता है उसको इस तरह लिखते हैं, यहाँ पर एगो सी देते हैं, एक सी यहाँ 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 देते हैं, फिर एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, कहीं से स्टार्ट कर दो, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर हर जगह एक हाइड्रोजन लटका देना है, एक जगह हाइड्रोजन लटका देना है। तो ये हो जाएगा मेरा बेंजीन का संरचना सूत्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि एथिल अल्कोहल एकमात्र पेय अल्कोहल है, यानी पेय पदार्थ जिसको हम दारू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एथेनॉल, यानी इसका आईपीएससी नाम क्या है, एथेनॉल। इसका सूत्र होता है क्या, C2H5OH होता है। क्या सूत्र होता है, C2H5OH होता है, एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, CN2N निम्नलिखित में किसका सूत्र है। तो CnH2n जो सूत्र है यह है एल्कीन का, ठीक है ना। तो एल्कीन का बोलेगा तो बोलना है CnH2n, यहाँ लिखा हुआ है। एल्केन का बोलेगा तो बोलना है CnH2n+2। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन का पूछेगा तो 2 और घटा देना है, किस में, इसमें से 2 और घटा देना तो हो जाएगा एल्काइन। तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है, लोहे के परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। लोहा के 4 अयस्क होता है, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है सीरियलाइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा है, स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अन्य तत्व क्या होता है। तो हम जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें लोहा और कार्बन तो रहबे करता है, और साथ में निकेल और क्रोमियम होता है। तो बोलेगा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो बोलना है लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम होता है, ठीक है ना। और कार्बन इससे मिलाया जाता है क्योंकि लोहा लचीला होता है, उसमें कार्बन मिला देने पर क्या होता है, कठोर हो जाता है। जिस प्रकार सोना, शुद्ध सोना को हम गहने बनाते हैं, उसमें तांबा और शीशा अलग से थी, शीशा बोल दिए, सिल्वर यानी चांदी अलग से मिलाते हैं तो कठोर होता है। उसी प्रकार लोहा कठोर बनाने के उसमें कार्बन मिलाते हैं। अगला बोल रहा है पीतल क्या है। तो हम जानते हैं पीतल का तुम लोग को ट्रिक बता चुके हैं। पिताजी क्या बता ट्रिक बताए थे, पिताजी यानी पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और तांबा और जिंक है, लेकिन तांबा के साथ टिन मिला देंगे तो बन जाएगा कांसा, ठीक है ना। अगला, निम्नांकित यौगिक में से कौन अम्ल है बताना था। हमने पहचाने का सिंपल नियम बताया था कि आगे H रहेगा। तो देखो यहाँ आगे H है तो ये अम्ल हो गया है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो होता है भस्म, और अधातु का ऑक्साइड होता है अम्ल। और धातु और से अम्ल, धातु ऑक्साइड अम्ल होता है,
तो कॉपर कॉपर यानी तांबा, ये धातु है तो धातु ऑक्साइड यहाँ पर तो हो जाएगा भस्म यानी क्षार। सोडियम मेरा क्या है, सोडियम मेरा धातु है तो धातु ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा भस्म यानी क्षार। और यहाँ पर ओ एच लगा है तो ओ एच लगा रहेगा तो क्या होता है, भस्म होता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा है, धातु के ऑक्साइड होते हैं तो बता चुके हैं, वो धातु और से अम्ल, धातु ऑक्साइड अम्ल होता है और धातु ऑक्साइड क्या होता है, धातु ऑक्साइड भस्म होगा, उसका उल्टा यानी क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम, भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा और अम्ल मिलने का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है बताना है। सिंपल देखो, यहाँ धातु ऑक्साइड है तो ये मेरा हो गया भस्म यानी क्षार, ये भी धातु ऑक्साइड है तो भस्म यानी क्षार, ये मेरा क्या है तो ये मेरा अम्ल है, ये तो हम देख चुके हैं अभी, यही था। और ये क्या है, भस्म है, वही क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन है तो कार्बन क्या है, तो कार्बन गैस है, गैस है तो यानी अधातु है, क्या है तो कार्बन मेरा क्या है, अधातु है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है कार्बन का संयोजकता। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त कौन होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है असंतृप्त। डबल बॉन्ड बोले तो एल्किन वाला, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो एल्काइन वाला। एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, CnH2n। तो CnH2n का सूत्र का जो पालन करेगा वो भी क्या, असंतृप्त। और CnH2n-2 यानी एल्काइन का जो सूत्र पालन करेगा वो भी क्या, असंतृप्त। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या है, तो ये मेरा क्या है, मेथेन, यानी ये सूत्र का पालन कर रहा है किसका, ये सिंगल बॉन्ड इसमें आएगा और इस सूत्र पालन कर रहा है CnH2n+2 का पालन कर रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी क्या है मेरा, ये आ जाएगा एल्केन में और ये पालन कर रहा है CnH2n+2 का पालन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है, संतृप्त है, ये मेरा क्या है, संतृप्त है। ठीक है ना, लेकिन ये जो है 2 दूनी 4 हो रहा है तो ये पालन कर रहा है कौन सूत्र का, तो CnH2n यानी एल्किन का पालन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, असंतृप्त, यानी सी नंबर सही होगा, सब ने मार देना है। ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, एरोमेटिक बोले तो जिसमें क्या होगा, जिसमें घेरा होगा, ठीक है ना, गोल हो जाएगा, उसको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी तुम लोग को बताए थे, हम बेंजीन को बताए थे, बेंजीन गोल बना लिया था, इस प्रकार गोल ना बना लिया था, बनाया था ना, तो बेंजीन हो जाएगा, इसमें C6H6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्या होता है, तो अक्रिय गैस होता है नेता और कर्मचारी जीते रहो, ये सब मेरा अक्रिय गैस है। इसी को बोलते हैं निष्क्रिय गैस या इसी को बोलते हैं नोबल गैस। है मतलब हीलियम, नेता मतलब नियोन, और मतलब आर्गन, कर्मचारी मतलब क्रिप्टन, जीते मतलब जेनोन और रहो मतलब रेडोन। ये सभी अक्रिय निष्क्रिय नोबल गैस है जिसका संयोजकता 0 होता है, ये सभी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना। अगला, और ये 18 वर्ग में आता है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु कौन है, तो जानते हैं उपधातु मेरा क्या है, तो बोरोन है, सिलिकॉन है, बोलोन हो गया मेरा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, अस्टेटिन आर्सेनिक हो गया, उसके बाद पोलोनियम हो गया। तो बोलोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, ये सब मेरा क्या है, सब मेरा उपधातु है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर अस्टेबेनियम दिया हुआ है। ठीक है ना। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। फिर हम बता देते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम और टेलियम और पोलोनियम, इतना उपधातु है, तो इसका हो जाएगा अस्टेबेनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, नेक्स्ट बोल रहा है, पौधे में शोषण होता है, तो जानते हैं पौधे में शोषण होता है वो पत्ती के द्वारा अधिकांश होता है, लेकिन पत्ती के द्वारा भी होता है, लेकिन अधिकांश होता है पत्ती के द्वारा, 90% पत्ती के द्वारा। लेकिन जड़ से भी होता है और तनास भी होता है, तना भी छोटा छिद्र होता है उसके द्वारा भी होता है और जड़ के द्वारा भी होता है। और पौधा में जो शोषण होता है विसरण विधि के द्वारा, याद रखना। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है, स्वपोषी यानी जो अपना भोजन खुद बनाए, जिसके पास क्लोरोफिल हुआ होता है, स्वपोषित है। हरा पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन खुद बनाता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसके कारण इसका पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कुंडली बनता है वो नाइक्रोम का बना होता है। इस प्रकार जो घुला हुआ रहता है वो क्या है, नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रतिरोध जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है, करंट से लड़ा होता है, करंट से लड़ा होने के कारण धिप जाता है, धिप के लाल हो जाता है, जिसके कारण भोजन हम बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, चांदी ऐसा पदार्थ है जिसका जो मतलब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है ना। और ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है, तो हम जानते हैं कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इसका हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, याद रखना। 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, और 1 यूनिट को ही बोलते हैं हम 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बोलेगा तब भी इतने बोलना है, 1 यूनिट बोलेगा तब भी इतने बोलना है। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट।
किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, बता चुके हैं ऊर्जा का। लेकिन यहाँ ध्यान दो थोड़ा, जैसे घंटा आएगा, टाइम आएगा तो बोल देना ऊर्जा, क्या बोल देना है। लेकिन टाइम अगर ना आया, खाली वाटे पर रुक गया तो बोलना शक्ति का, क्योंकि शक्ति की मात्रा क्या था, वाट। तो अगर वाटे पर रुक गया तो बोलना है शक्ति, और समय आ गया तो बोलना है ऊर्जा। ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। अगला विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा को किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम जानते हैं विद्युत फ्यूजवा जो होता है वो उष्मा सिद्धांत पर काम करता है। ज़्यादा गर्मी मिलेगा, ज़्यादा धारा पार होने लगेगा तो वो गल जाएगा, यानी उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत फ्यूज जो होता है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है लेकिन गलनांक कम होता है, इसलिए जितना धारा रोकना होता है रोकता है, विरोध करता है, लेकिन जब रोक नहीं पाता तो गलनांक कम होने के कारण गल जाता है। ठीक है ना। और विद्युत फ्यूज जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, तो बनता है तो शीशा में टिन मिलाने से बनता है, या शीशा में जिंक मिलाने से बनता है। अगला, वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापते हैं। लेकिन बोला वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर हो गया समांतर क्रम और ए मीटर हो जाएगा श्रेणी क्रम। ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो दो बिंदु के बीच विभवांतर, तो विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। ए मीटर से मापते हैं विद्युत धारा, और धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो जल विद्युत संयंत्र क्या करता है, जल जो है रुका हुआ रहता है, वही जल जब गिरता है तो उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, स्थितिज ऊर्जा। जल रुका हुआ तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, क्योंकि जल रुका हुआ, जब जल गिरता टरबाइन पर तो घूमने लगता है और क्या था, बिजली पैदा होता है, तो रुका हुआ तो स्थितिज ऊर्जा। अगला, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस बोले तो आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। लेकिन खासकर भरा जाता है किसको, तो खासकर भरा जाता है आर्गन को भरा जाता है। तो यहाँ निष्क्रिय गैस मार देंगे। ठीक है ना। नाइट्रोजन को भी भरा जाता है लेकिन खासकर ज़्यादा होगा निष्क्रिय गैस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है निम्नलिखित कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त होता है, तो जानते हैं कि लेंस के लिए जो पदार्थ चाहिए होना चाहिए पारदर्शी होना चाहिए। तो जल क्या है, पारदर्शी है। कांच क्या है, पारदर्शी है, तो इससे तो लेंस बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ बोला नहीं, तो पीतल मेरा पारदर्शी नहीं होता, तो पीतल का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मिट्टी रहता तो मिट्टी का भी यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सही है। प्रकाश का अपवर्तन कितना नियम है, तो 2 नियम है। तो इसका हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन का भी पूछेगा तो 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों का 2 नियम होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो आँख के जिस भाग पर बनता है उसको रेटिना बोलते हैं या दृष्टिपटल बनते हैं। और आँख पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है और छोटा होता है। ठीक है ना। और वास्तविक उल्टा छोटा होता है। और आँख में जो लेंस होता है वो होता है कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या है, तो म्यू बराबर होता है स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर होता है, जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, याद रखना। अगला बोल रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा है, तो 20 सेंटीमीटर प्लस में है। तो हम जानते हैं कि कौन सा दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है, तो जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी जो होता है वो प्लस में होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है, जबकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है। इसलिए उत्तल दर्पण यानी उत्तल लेंस का क्षमता भी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो सिंपल बात है अपवर्तन। तालाब के जल कम गहरा दिखाई दे, या मछली थोड़ा ऊपर दिखाई दे, या पानी में रखा हुआ तिरछा लकड़ी या छड़ टेढ़ा दिखाई दे, या सिक्का कुछ ऊपर दिखाई दे, ये सब कारण है अपवर्तन, तो अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो बता चुके अवतल दर्पण की फोकस दूरी से आएगा, यहाँ काटेगा तो आगे होता है माइनस, क्या होता है माइनस, पीछे होता है प्लस, तो आगे काट रहा है इसलिए क्या होता है माइनस। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी माइनस होता है, लेकिन उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है कि एक किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर में क्या संबंध है, तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बराबर r/2 होता है, लेकिन एफ बराबर r/2 कहीं नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एफ बराबर r/2 कहाँ दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है।
तो 2 को भेज दो इधर, तो 2 को इधर भेजेंगे तो आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2 गुना एफ हो जाएगा। तो देखो 2 गुना एफ यहाँ दिया हुआ है, तो बी नंबर सही मार देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोजा गया। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्र का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुकवा जो है ये किया था, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वह है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता था। पौधा में जब भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखा। तो इसको लिखा था रॉबर्ट हुक ने लिखा था, जिसने कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में, और केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधा और पशु का कोशिका का अध्ययन कर रहा है, कोशिका का अध्ययन कर रहा है, तो कोशिका को क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान बोलेंगे, या इंग्लिश से बोलेंगे साइटोलॉजी, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय घिरा होता है एक झिल्ली से, जिसका नाम है पेरिकार्डियम, यानी इसका ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। और मानव हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है, जिसको 4 बेस्म बोलते हैं, तो 4 बेस्म में बटा होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या इंपॉर्टेंट, अगला है कि बीजांड की और परागनलिका का वृद्धि का कारण क्या है। तो बीजांड की ओर जो परागनलिका से जो परागकण पहुँचता है उसका कारण जो है मेन है क्या, तो मेन है उसको रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन को हिंदी में इंग्लिश से बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा केमोट्रोपिज्म। और तना जो वृद्धि करता है वो होता है प्रकाश अनुवर्तन के कारण करता है, ठीक है ना। अगला, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका या का जो जीवन अवधि होता है वो मात्र होता है 3 से 4 दिन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे लेना है 3 से 4 दिन, ठीक है ना। नहीं दे रहा है, न दिया हुआ है तो क्या करें। अगर लाल रक्त बोलता तो लाल रक्त का कितना होता है, लाल रक्त का होता है 120 दिन, ठीक है ना। लेकिन श्वेत रक्त का होता है 3 से 4 दिन, नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है गलत है, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस जो निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है, यकृत। यकृत को ही बोलते हैं लीवर। तो वहाँ से निकलता है क्या, पित्तरस निकलता है। पित्तरस जमा होता है पित्ताशय में। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, यकृत है। यह लगभग 1.5 kg का होता है, याद रखना है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो यकृत यानी लीवर 1.5 kg का होता है। पित्त यकृत से निकलता है, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। प्रकाश का परावर्तन कितना नियम, प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो एम बराबर क्या होता है, तो एम बराबर होता है -v/u। अवतल दर्पण में माइनस होगा, यानी सॉरी दर्पण में माइनस होगा, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, लेंस में प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया -v/u, कहाँ पर है, कहीं ना दे ले v/u, खाली v/u दे दिया है, यहाँ माइनस भी होगा, ठीक है ना। तो इसका डी नंबर मार दो, यहाँ u/v दे ले, तो एक ठो मात्र यही बचा है ऑप्शन, ठीक है ना। लेंस का अगर पूछता है, यहाँ लेंस बोल रहा है क्या, ओ सॉरी लेंस बोला है, हाँ हाँ यहाँ लेंस बोला है, तो लेंस में होता है प्लस, तो ये वाला हो जाएगा। दर्पण बोलता तो माइनस होता, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा है, दर्पण का सूत्र क्या है, तो सब जानता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देख लो कहाँ पर है, यहाँ देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। लेकिन लेंस बोलता तो लेंस में यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर देते हैं माइनस दे, क्योंकि एल से लेंस, एल से लेस, लेस मतलब माइनस, तो माइनस लेंस में आएगा, दर्पण में प्लस आएगा। नया क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है, तो टिंडल प्रभाव जो दिखाता है वो कौन दिखाता है बताना है। तो प्रकाश का जो परिकिरणन है, ये परिकिरणन के द्वारा टिंडल प्रभाव दिखाया जाता है। दूर में जब लाइट मारेगा तो क्या होगा, प्रकाश से परिकिरणन हो जाएगा, प्रकाश छितरा जाएगा और टिंडल प्रभाव को दिखलाएगा, तो यानी इसका डी नंबर सही हो जाएगा। और ये प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, जिसको वायुमंडलीय अपवर्तन भी बोलते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता, तो अभिसारी लेंस पूछेगा तो बोलना है उत्तल लेंस, क्योंकि अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब होता है किरणों के एक बिंदु के पर मिलाना, तो अब उत्तल लेंस जो है किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तल लेंस। तो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, और अभिसारी दर्पण पूछेगा तो हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, याद रखना है। और अपसारी पूछेगा तो अपसारी कौन हो जाएगा, तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है, छोटा बनता है, और सीधा को बोलते हैं आभासी, क्या बोलते हैं, तो सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। कैसे याद रखेंगे, तो सीधा, सीधा में क्या रहा है सी, और आभासी भी लास्ट में क्या रहा है सी, तो आभासी, सीधा
और छोटा बनता है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। तो दो माध्यम होता है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है, 2.42 होता है। यहाँ तुम लोग को धुंधला देखता होगा, हम पढ़ के बता देते हैं। डायनोमो क्या करता है? डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनोमो बोले या बोले तुम लोग को विद्युत जनित्र बोले, ये क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन विद्युत मोटरवा की करता है? तो विद्युत मोटरवा जो मेरा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटरवा, ठीक है ना। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैक्टीरिया, ठीक है ना, याद रखना। अगला है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसका खून का रंग लाल नहीं होगा, सिंपल बात है। तो किसका खून का रंग लाल नहीं होता? जल्दी बता दो, तुम लोग मार के देखना। पक्षी का भी खून लाल होता है, मनुष्य का भी खून लाल होता है, मक्खी का भी खून लाल होता है। हाँ, तेलचट्टा का खून लाल नहीं होता है, यानी जितना भी कीट है उसका खून लाल नहीं होता, तो तेलचट्टा का लाल नहीं होता। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। किससे कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मधुमेह रोग किससे होता है? तो होता है ये इंसुलिन की कमी से कारण मधुमेह रोग होता है। उसको चिनिया बीमारी बोलते हैं या शुगर बीमारी भी बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। अगला, मनुष्य के आहार में अवशेषीय अंग कौन है? तो मनुष्य के आहार में जो अवशेषीय अंग है, अवशेषीय अंग यानी बेकार अंग है, जिसका कोई काम ना है, ठीक है ना, जिसको काट के निकाल देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अवशेषीय अंग। तो अवशेषीय अंग है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत जुटता है वहीं पर होता है अपेंडिक्स, अग्लुनुमा संरचना होता है, ये कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का काम कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का काम है प्रोटीन का पाचन करना। तो इसका हो जाएगा प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम एक हो गया, एक होता है तुम्हारा पेप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों का काम है प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन एंजाइम निकलता है आमाशय से और ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से, ठीक है ना, याद रखना है इतना। और भोजन का पाचन का शुरुआत होता है मुंह से और पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। मुंह गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुंह गुहा यानी मुंह वाला भाग में कौन पाचन होता है? तो मुंह वाला भाग में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी ग्लूकोज का पाचन होता है, ठीक है ना। और भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है? तो आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं है, ठीक है। लाल रक्त कणिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसलिए इसका आंसर होगा आरबीसी। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, पेड़ पौधा का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित, यानी शर्करा बोले तो चिनिया, चिनिया बोले तो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है इंसुलिन। और जब इंसुलिन कम निकलने लगता है तो उसी कारण हो जाता है चिनिया बीमारी, मधुमेह बीमारी, शुगर बीमारी, डायबिटीज, सब उसी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो हम जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे लंबा जो कोशिका है तंत्रिका कोशिका है, या इसी को बोलते हैं न्यूरन कोशिका, इसी को बोलते हैं। तो इस प्रकार चैप्टर खत्म हुआ। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और मेरा जो चैनल बताए थे जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और जीके जीएस मस्ती को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।